हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने पावलो का सिद्धांत लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने जीन पियाजे की थ्योरी कराई है बहुत ही सटीक तरीके से। ये थ्योरी भी आपको बहुत ही ही क्षण में समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पावलो का सिद्धांत। जाने हर तथ्य के बारे में पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है देखिए ध्यान से। आईपी पावलो एक रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के थे ये? रूस के। इनका पूरा नाम था इवान पत्रोविच पावलोव। ईपी पावलो जो है इनका फुल फॉर्म क्या है? इवान पत्रोविच पावलोव। इन्होंने पाचन क्रिया के दैहिकी के विशेष रूप से अध्ययन किया था और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 ईस्वी में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ईपी पावलो का फुल नेम बताइए, तो आप बता सकते हैं इवान पत्रोविच पावलोव है। ठीक है, और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और किस क्रिया पर? पाचन क्रिया पर। ठीक है, और इसी अध्ययन में के महत्वपूर्ण लोकप्रिय इतना हुआ कि इन्हें 1904 ईस्वी में मत भूलिएगा, 1904 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इनकी जन्म देखिए और मृत्यु, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, बट अगर पूछ भी लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 26 सितंबर 1849 ईस्वी में रूस में रियाजान में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो 27 फरवरी 1936 ईस्वी में रूस में ही मास्को में हुई। ठीक है, आगे देखिए। पावलो को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? पावलो को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पावलो को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के लिए, ये भी ध्यान दीजिए, पावलो को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी क्या आएगा? पावलोव आएगा। ठीक है, और इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1904 ईस्वी में मिला। पावलो ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन कर लार का एकत्रीकरण किया। ठीक है, क्या किया उन्होंने? एक कुत्ते को, उसकी जो यहाँ पे जो गले के पास क्या होती है? पैरोटिक ग्रंथि होती है। ठीक है, उसका उन्होंने ऑपरेशन किया और वहां से क्या किया उन्होंने? लार का एकत्रीकरण किया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग की व्याख्या। ये भी पूछ सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी, तो भी क्या आएगा आंसर? पावलोव आएगा। की व्याख्या मुख्य रूप से जिन 4 संप्रत्यों से की गई है वे निम्नलिखित है। मेरे पास 4 संप्रत्य हैं, इसे ध्यान से देखिए। पूरा सिद्धांत इसी टॉपिक पर आधारित है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक यानी भोजन। ठीक है, यानी उद्दीपक क्या है? इसमें भोजन है। भोजन कैसा है? अनकंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, इंग्लिश में इसको अनकंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं। क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। ठीक है, कोई शर्त नहीं है कि घंटी या कुछ ऐसी कोई क्रिया इसके अंदर अटैचमेंट नहीं है, अभी सिर्फ भोजन की बात कर रहे हैं, तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, जो स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, आगे अनुबंधित अनुक्रिया लार स्वाभाविक अनुक्रिया। अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जैसे कुत्ते के सामने हमने भोजन रखा, ठीक है, उसने रिस्पॉन्स करना शुरू किया, उसका लार टपकने लगा। अगला है अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी, अस्वाभाविक उद्दीपक। इसके अंदर देखिए स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे घंटी रखी गई है और घंटी को कोई स्वाभाविकता नहीं है कि भाई उससे उसको भोजन मिलेगा, उसे भी कुछ अता पता नहीं है। अनुबंधित अनुक्रिया लार अस्वाभाविक है। अगर इसमें भी अगर लार टपकता है तो वो अस्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से नहीं टपक रहा। ठीक है, ये भी आपको बात चारों समझ में आ गई होगी। अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले ये देख लीजिए पावलो का प्रयोग। पावलो ने किस पर प्रयोग किया? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ध्यान दीजिएगा। पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने किन किन चीजों को शामिल किया? भोजन को और घंटी को। आगे देखिए, फर्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है अनकंडीशन स्टिमुलस यानी भोजन और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स लार। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया? बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशन रखने से पहले उसके सामने भोजन रखा। ठीक, जब हमने उस कुत्ते के सामने भोजन रखा तो क्या हुआ? उसका लार अपने आप ही क्या हो गया? टपकने लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट 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 लार दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या रिस्पॉन्स मिला कि अनकंडीशन स्टिमुलस रखा गया हमारे सामने। उद्दीपक कैसा है? स्वाभाविक है। ठीक है, और स्वाभाविक ही क्या हुआ? हमें लार टपकना शुरू हो गया, उसका रिस्पॉन्स हमें हमारे सामने है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया? भोजन रखा और प्लस में क्या किया? घंटी नहीं। पहले क्या करेंगे हम? भोजन और घंटी को रखने से पहले एक बार ट्राई करके देखेंगे कि क्या घंटी पे ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है जैसे कि फर्स्ट में हो रही थी।
तो कंडीशन स्टिमुलस है ये, ठीक है। घंटी कैसा है, कंडीशन स्टिमुलस है, और इसके सामने क्या होगा, वो नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कोई लार नहीं टपकेगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। लार नहीं टपक रहा ना, बिल्कुल नहीं टपक रहा। क्यों नहीं टपक रहा, उसको अभी यही नहीं पता कि घंटी बजेगी तो मुझे भोजन मिलेगा या नहीं, ठीक है। उसने सिर्फ भोजन को देखा है, भोजन को जैसे उसके सामने भोजन रखा जाएगा उसको लगेगा कि कैसे मेरे तक वो भोजन पहुंच जाए, ठीक है, और लार टपकना उसका शुरू हो जाएगा। तो हमने कंडीशन अभी सिर्फ रख के देखा है, बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो थर्ड में हम अब क्या करेंगे, थर्ड में देखिए, थर्ड में करेंगे कि जैसे हमने क्या रखा, घंटी रखी प्लस में भोजन रखेंगे, ठीक है। घंटी कैसी है, कंडीशनिंग स्टिमुलस है, और जो भोजन है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। दोनों को हमने साथ में रखा तो क्या हुआ, लार आया उसका, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि उसके सामने भोजन रखा हुआ है। अभी भी उसको घंटी से कोई मतलब नहीं है। जब इस क्रिया को हम 2 बार 3 बार 4 बार जब दोहराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसको आदत हो जाएगी कि घंटी और भोजन मेरे पास साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। घंटी बज रही है, भोजन मिल रहा है, घंटी बज रही है, भोजन मिल रहा है। तो इस क्रिया को जब हम उसके सामने बार बार दोहराएंगे तो उसके दिमाग में एक छवि बैठ जाएगी कि जब भी घंटी बजेगी मुझे भोजन मिलेगा, ठीक। लार टपकना शुरू हो जाता है उसका। फिर अब हम क्या करेंगे, फोर्थ में अब सिर्फ घंटी रखेंगे, ठीक है। जब हमने उसके सामने घंटी रखी तो क्या हुआ, उसका लार स्वाभाविक तौर पे अपने आप ही टपकने लगा, ठीक है। ये भी क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। कंडीशनिंग स्टिमुलस किया हमने, घंटी रखी उसके सामने, घंटी बजाई तो क्या हुआ, लार टपकने लगा उसका। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में ये छवि बैठ चुकी है कि जैसे ही घंटी बजेगी उसके सामने भोजन होगा, ठीक है। तो आपको इस बात से पता लग गया, सबसे पहले हमने क्या किया, पहले पॉइंट में पहले भोजन रखा, उसका लार टपकने लगा, ठीक। फिर हमने सोचा कि पहले अब घंटी रख के देखते हैं, घंटी रख के देखा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके लार नहीं टपका। थर्ड में हमने क्या किया कि घंटी और भोजन दोनों को साथ साथ उसके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है, उसका लार टपकने लगा। अब हमने ये क्रिया को 3 बार 4 बार 5 बार दोहराया, ठीक है। जैसे जैसे हमने उसके सामने इस क्रिया को दोहराई, उसके दिमाग में ये छवि बैठ गई कि जब भी मेरे पास घंटी बजेगी भोजन मिलेगा, ठीक है, लार टपकना स्वाभाविक है। अब क्या हुआ, फोर्थ में हमने क्या किया, भोजन को हटा दिया, ठीक। सिर्फ उसके सामने क्या रखा, घंटी रखी। घंटी को जैसे बजता सुनाई दिया उसको, उसके मुंह से लार टपकने लगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे हमें यही पता लगता है कि हमें किसी भी क्रिया को अगर हम बार बार करें तो वो चीज हम सीख सकते हैं, ठीक है। पावलो के निष्कर्ष में देखिए, पावलो ने अपनी क्रिया से इस निष्कर्ष से यह बताया है कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाए, आपको पता है स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, भोजन था, और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, घंटी थी, ठीक। अगर इन दोनों चीजों को एक साथ रखा जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविकता जैसी अनुक्रिया करने लगता है। इसे अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक के कारण स्वाभाविक या प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबंध प्रतिक्रिया या संबद्ध सहज क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि किसी बच्चे को सुबह 4 बजे उठने के लिए कहा जाए तो वह नहीं उठेगा। यदि बार बार इस क्रिया को दोहराया जाए, अर्थात उसे रोज 4 बजे उठाया जाए, तो उसे 4 बजे उठने की आदत हो जाएगी। अब उसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी नए कार्य को सिखाना है तो हमें उस क्रिया को बार बार दोहराना होगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड शैक्षणिक महत्व क्या है, ठीक है, इस सिद्धांत से। पहला है सतर्क रहना, सेकंड है शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, पुनरावृत्ति पर बल देना। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस सिद्धांत के अंदर इस चीज पर ज्यादा बल दिया गया है कि किसी भी क्रिया को सिखाने के लिए उसे दोहराना जरूरी है। पुनरावृत्ति पर बल दिया गया है। पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन सिद्ध करने पर बल दिया गया है। भाषा को सीखने सिखाने के लिए विशेष उपयोगी है, ठीक है। आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी है। यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल दिया गया है। इसी प्रकार बालकों में प्रेम व घृणा का विकास होता है। भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने के में सहायक है ये, ठीक है। आशा है आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कल, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेट्स मोर वीडियोस। थैंक यू।